जापानी डीमंस की जगह क्रॉलर की स्टोरी लेकर आया हूँ। क्रॉलर के साथ साथ मैं एक इंडियन हॉरर स्टोरी भी आपको सुनाऊंगा। तो आते हैं अपनी पहली स्टोरी पर। तो पहली स्टोरी जो मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ वो मैंने रेडिट से ली है। इस स्टोरी को पोस्ट करने वाले शख्स ने इस घटना को बिल्कुल रियल बताया है। बाकी ये पूरी तरह से आपके ऊपर है कि आप इस स्टोरी को सच मानते हैं या झूठ। तो अब आगे मैं आपको ये पूरी घटना उसी शख्स के नज़रिए से सुनाऊंगा जिसने इस घटना को पोस्ट किया था। मेरा नाम साइमन है। मैं अमेरिका के आर्कांसास स्टेट का रहने वाला हूँ और आज मैं आपको अपने साथ हुआ एक बहुत ही अजीब और भयानक हादसा बताने जा रहा हूँ। यह हादसा मेरे साथ अभी 2 महीने पहले ही हुआ है। दरअसल मुझे जानवरों का शिकार करने का बहुत शौक है और अक्सर ही समय मिलने पर मैं हिरन का शिकार करने जंगल में जाता रहता हूँ। मेरे पास कई तरह की राइफल्स भी हैं जिनसे मैं जानवरों का शिकार करता हूँ। तो 2 महीने पहले मैं आर्कांसास के ही हॉट स्प्रिंग नेशनल पार्क के पास एक सीक्रेट जगह पर बोअर यानी कि जंगली सुअर का शिकार करने गया था। जंगली सुअर अमेरिका में बहुत बड़ी मुसीबत बने हुए हैं, इसीलिए इनके शिकार पर सरकार द्वारा किसी भी तरह का कोई भी प्रतिबंध नहीं है। तो 2 महीने पहले मैंने जंगली सुअर के शिकार के लिए खास तौर से नाइट विजन स्कोप लिया था। मैंने रात में शिकार करने का प्लान बनाया था, इसीलिए मैंने अपनी गन के लिए नाइट विजन स्कोप खरीदा था। नाइट विजन स्कोप के जरिए आप रात के समय भी बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं, जिससे रात के समय भी जानवरों का शिकार करने में बहुत आसानी हो जाती है। तो ये बात आज से 2 महीने पहले की है। तब मैंने अपने काम से 2 दिन की छुट्टी ली थी और छुट्टी लेने के बाद मैं रात के 10 बजे अपनी कार में कैंपिंग का सारा सामान लेकर बोअर हंटिंग यानी कि जंगली सुअर के शिकार के लिए निकल गया। मैं हॉट स्प्रिंग नेशनल पार्क के पास अपनी एक फेवरेट लोकेशन पर गया था। मैं अक्सर उस जगह पर जानवरों का शिकार करने जाता रहता था। तो शिकार वाली लोकेशन से थोड़ी दूरी पर मैंने अपनी कार पार्क कर दी। फिर वहाँ से 500 मीटर जंगल के अंदर जाकर मैंने अपना टेंट लगा लिया। इसके बाद कैंप फायर जलाकर मैंने थोड़ी देर टेंट के पास ही बैठकर आराम किया। फिर बाद में मैंने अपनी नाइट विजन स्कोप वाली गन उठाई और शिकार करने के लिए निकल गया। काफ़ी देर तक ढूंढने के बाद भी मुझे रात के 3 बजे तक कोई भी शिकार नहीं मिला। तब थक हार कर मैं अपने टेंट में वापस जाकर सो गया। फिर अगला दिन मैंने ज़्यादातर सोते हुए ही बिता दिया, क्योंकि मुझे रात में शिकार करने का मज़ा लेना था। फिर शाम को मैंने कैंप फायर के पास बैठकर कुछ एक बियर पी और खाना खाया। इसके बाद मैं फिर से अपनी गन लेकर शिकार करने निकल गया। जंगल में काफ़ी देर तक ढूंढने के बावजूद मुझे एक भी जंगली सुअर दिखाई नहीं दिया। फिर थोड़ी देर आराम करने के लिए मैं एक जगह पर अपनी गन लेकर बैठ गया। वहाँ बैठे बैठे ही मैं अपनी गन के स्कोप से इधर उधर देख रहा था कि तभी मुझे अपने से लगभग 200 मीटर की दूरी पर कुछ हलचल दिखाई दी। मैंने उस हलचल वाली जगह पर अपने स्कोप से देखा तो पाया कि वहाँ पर कोई भालू जैसा जानवर चहलकदमी कर रहा था। मुझे वो जानवर काफ़ी अजीब लगा, इसलिए मैंने अपनी गन के स्कोप से उस जानवर पर जूम करके देखा। तब मैंने पाया कि वो कोई जानवर नहीं बल्कि एक पतला और लंबा सा आदमी जैसा कोई जीव था। वो जीव भले ही दिखने में किसी इंसान जैसा था, पर वो अपने चारों हाथ पैरों पर किसी जानवर की तरह चल रहा था। उस आदमी जैसे जीव को देखकर मैं बहुत हैरान था। मैं सोच रहा था कि आखिर इतनी रात को कोई इंसान इस घने जंगल में इस तरह से क्यों घूमेगा। वो जीव दिखने में भी बिल्कुल किसी इंसान जैसा लग रहा था, बस उसके पंजे किसी जानवर जैसे नुकीले नाखून वाले थे। नाइट विजन स्कोप में किसी भी चीज़ का सही रंग दिखाई नहीं देता है, इसलिए मैं उस जानवर का रंग तो नहीं बता सकता, पर मैं इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि वो जीव बहुत ही पतला और लंबा था। वो जीव इतना पतला था कि उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने महीनों से कुछ भी ना खाया हो। खैर, उस जीव को अपनी गन के स्कोप से देखते हुए मुझे कुछ सेकंड ही बीते थे कि तभी मैंने देखा कि वो जीव एक पेड़ के पास जाकर कुछ सूंघ रहा है। फिर तभी मुझे याद आया कि ये वही पेड़ है जिसके नीचे मैं थोड़ी देर के लिए बैठा था। दिमाग में एक ख्याल आते ही मैं सोच में पड़ गया कि क्या ये अजीब जीव मुझको सूंघ रहा है। वो सब देखकर मैं काफ़ी हैरान था, पर थोड़ी देर बाद ही कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया। दरअसल पेड़ को सूंघने के बाद वो जीव वहीं पर बड़े आराम से बैठ गया। फिर बैठे बैठे ही उस जीव ने किसी लड़की की आवाज़ निकाल के बोला कि मेरी मदद करो, प्लीज़ मेरी मदद करो, देखो मुझे चोट लगी है। ये सब देख के एक बारगी तो मुझे समझ ही नहीं आया कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। उस समय मैं बहुत ज़्यादा हैरान था। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं अपने स्कोप में बिल्कुल साफ साफ देख सकता था कि वो आवाज़ उसी जीव के पास से आ रही है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता था कि कोई लड़की वो आवाज़ लगा रही हो।
उस समय मैं बहुत कंफ्यूज था, लेकिन तभी मुझे समझ आया कि ये जीव लड़की की आवाज़ निकालकर मुझे अपने पास बुलाना चाहता है। ये सोचकर मैं बहुत डर गया। वो जीव मेरे निशाने पर था, लेकिन मैं उसे गोली नहीं मारना चाहता था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं किसी पागल आदमी के मर्डर केस में जेल जाऊं। यही सब सोचकर मैंने फैसला किया कि मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। फिर तुरंत ही मैं उस जगह से उठा और अपने टेंट के पास जाने लगा। लेकिन जैसे ही मैंने टेंट की तरफ चलना शुरू किया, वैसे ही मुझे अपने पीछे से किसी के भाग कर आने की आवाज़ आने लगी। वो आवाज़ सुनकर मैं तुरंत अपनी गन लेकर पीछे पलट गया, और तब मैंने देखा कि वो अजीब जीव बहुत तेज़ी से भागता हुआ मेरे पीछे आ रहा है। वो जीव किसी जानवर की तरह अपने चारों हाथ पैरों पर इतनी तेज स्पीड से भाग रहा था कि कोई भी इंसान कभी भी उस तरह और उतनी तेज भाग ही नहीं सकता था। मैं उसको देखकर बहुत घबरा गया। फिर तुरंत ही मैंने अपनी गन उठाई और उस जीव के बगल में मैंने 2 गोलियां चला दी। गोली चलते ही वो जीव अपनी जगह पर रुक गया। अब वो जीव मुझसे लगभग 50-60 फुट की दूरी पर खड़ा था। फिर देखते ही देखते वो जीव चारों हाथ पैरों से किसी इंसान की तरह 2 पैरों पर खड़ा हो गया। उसके 2 पैरों पर खड़ा होने के बाद मुझे पता चला कि वो जीव बहुत ही लंबा है। उसकी लंबाई लगभग 8 फुट रही होगी। ये देखकर मैं समझ गया था कि ये साला कोई इंसान नहीं है। इसके बाद उस जीव ने फिर से लड़की की आवाज़ निकाली और कहा, मेरी मदद करो, प्लीज़ मेरी मदद करो। मैं सच कह रहा हूँ, उस जीव के मुंह से ये सब बातें सुन के डर के मारे मेरे शरीर का सारा खून सूख गया था। फिर अचानक से ही वो जीव भागते हुए मेरे पास आने लगा। तब डर के मारे मैंने उस जीव के ऊपर 2 राउंड गोलियां चला दी। गोलियां लगते ही वो जीव बहुत भयानक तरीके से चीखता हुआ वहां से भाग गया। इसके बाद मैं भी बहुत तेज़ी से भागकर अपने टेंट में गया। वहां जाकर मैंने जल्दी जल्दी अपना सामान समेटा और फिर वहां से सीधा अपनी कार की तरफ निकल गया। हालांकि जल्दीबाजी में मेरा काफ़ी सामान और टेंट वहीं पर छूट गया था, पर मुझे उसकी कोई परवाह भी नहीं थी। खैर, फिर मैं अपनी कार लेकर वापस अपने घर आ गया। इस घटना के बाद मैंने इंटरनेट पर उस जीव के बारे में जानकारी जुटाई। तब मुझे पता चला कि ऐसा ही एक क्रिप्टिड क्रीचर अमेरिका और पूरी दुनिया में पाया जाता है, जिसे लोग क्रॉलर कहते हैं। इंटरनेट पर ही मुझे ये जानकारी भी मिली कि अमेरिका में सिर्फ क्रॉलर ही नहीं, बल्कि वेंडिगो, स्किनवॉकर, गोटमैन, डॉगमैन, डोबरमैन और चुपाकाब्रा जैसे कई तरह के खतरनाक जीव भी पाए जाते हैं। दोस्तों, ये थी क्रॉलर को देखे जाने की पहली घटना, और अब मैं आपको सुनाता हूँ एक रियल इंडियन हॉरर स्टोरी। तो अब जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आदि शुक्ला नाम के एक शख्स ने पोस्ट की थी। तो अब आगे की घटना मैं आपको उन्हीं के नज़रिए से बताऊंगा। मेरा नाम आदि शुक्ला है। मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ, और आज मैं आपको मेरे और मेरे एक चचेरे भाई के साथ हुई एक बहुत ही भयानक घटना बताने वाला हूँ। ये घटना आज से 6 साल पहले की है। तब एक बार मेरे बड़े भाई को ट्रेन से कहीं जाना था, तो बड़े भाई को रेलवे स्टेशन तक छोड़ने के लिए मुझे उनके साथ में जाना था। मेरे भाई की ट्रेन रात को 9 बजे की थी। तो मैं जब अपने भाई को रेलवे स्टेशन छोड़ने के लिए जा रहा था, तभी मेरा चचेरा भाई, जिसका नाम रंजीत है, वो भी वहाँ आ गया। उसने मुझसे कहा कि तुम स्टेशन से वापस आते समय अकेले होगे, इसलिए मुझे भी अपने साथ ले चलो। मैंने भी सोचा कि चलो ठीक है, कम से कम वापस आते समय कोई मेरे साथ तो होगा, क्योंकि रेलवे स्टेशन मेरे घर से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर था। इसके बाद मैं मेरे बड़े भैया और मेरे चचेरे भाई रंजीत को स्कूटी पर बिठाकर स्टेशन की तरफ चल दिया। हमारे घर से रेलवे स्टेशन की तरफ 2 रास्ते जाते हैं, जिनमें से एक रास्ता तो नॉर्मल है, जहाँ से ज़्यादातर लोग आते जाते रहते हैं, पर दूसरे रास्ते के बारे में कहा जाता है कि वो रास्ता हॉन्टेड है। उस रास्ते पर कई बार लोगों के एक्सीडेंट हो चुके हैं, जिनमें कई लोगों की जान भी जा चुकी है। इसीलिए ज़्यादातर लोग रात के समय उस रास्ते से आना जाना नहीं करते हैं। तो जब हम लोग स्टेशन की तरफ जा रहे थे, तभी मेरे चचेरे भाई रंजीत ने कहा कि अरे आदि, चलो उस हॉन्टेड रास्ते से होकर स्टेशन चलते हैं, देखते हैं शायद वहाँ कोई भूत ही दिख जाए। रंजीत की इस बात पर मेरे भैया ने कहा कि बेवकूफ़ों वाली बातें मत करो, रात में उस रास्ते से होकर कोई नहीं जाता। इसके बाद मैं चुपचाप सही रास्ते से गाड़ी लेकर स्टेशन चला गया। फिर स्टेशन पर भैया को छोड़ने के बाद जब मैं और रंजीत वापस घर आने लगे, तब रंजीत ने मुझसे कहा कि आदि, अब तो हम उस हॉन्टेड रास्ते पे जा सकते हैं, अब तो भैया भी नहीं है जो हमें मना करेंगे। उसकी बात पर मैंने कहा कि यार, उस रास्ते पर जाना सही नहीं है। मेरी बात पर रंजीत बोला कि क्या तुम भी भूतों से डरते हो? उसकी बात पर मैंने कहा कि नहीं, मैं नहीं डरता भूत से, वैसे भी ये सब अंधविश्वास की बातें हैं। तब रंजीत ने कहा कि ठीक है, तो फिर चलो ना, उसी रास्ते से चलते हैं, देखते हैं शायद कोई भूत ही दिख जाए।
रंजीत के बार बार कहने पर मैं उस हॉन्टेड रास्ते से जाने को तैयार हो गया, लेकिन अब की बार स्कूटी मैं नहीं बल्कि रंजीत चला रहा था। तो उस हॉन्टेड रास्ते पे थोड़ा आगे जाते हुए हमें कुछ भी अजीब नहीं लगा। हाँ, ये ज़रूर है कि वहाँ पर काफ़ी अंधेरा और सन्नाटा था। पर जब हम उस रास्ते पे थोड़ा और आगे बढ़े तभी अचानक से एक सफ़ेद रंग का साया बहुत तेज़ी से भागकर मेरे बगल से निकल गया। ये देखकर डर के मारे मेरी हालत पतली हो गई। फिर मैंने तुरंत रंजीत से कहा कि वो क्या था यार जो अभी अभी हमारे बगल से निकला था। मेरी बात पे रंजीत ने कहा कि डराना बंद करो यार, मैं इन बातों से नहीं डरता। उसको मेरी बात झूठ लग रही थी, शायद उसने वो साया नहीं देखा था। जो भी हो, डर के मारे मेरी हालत तो ख़राब हो रखी थी। मैं बस किसी भी तरह से अपने घर पहुंचना चाहता था, इसलिए मैं चुपचाप अपनी जगह बैठा रहा। फिर तभी अचानक से एक झटके के साथ हमारी स्कूटी डिसबैलेंस होकर नीचे गिर गई। हम दोनों लोग सड़क पर रगड़ते हुए कुछ दूर निकल गए। हमें काफ़ी चोटें भी आईं। फिर मैंने रंजीत से पूछा भी कि क्या हुआ भाई, स्कूटी कैसे डिसबैलेंस हो गई। तब उसने कहा कि यार गाड़ी के सामने अचानक से एक लंबा बूढ़ा आदमी आ गया, जिसको देखकर मैं डर गया और गाड़ी लेकर गिर पड़ा। तब मैंने गुस्से में रंजीत से कहा कि मैं कह रहा था ये रास्ता सही नहीं है, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब देखो हम लोग मुसीबत में फंस गए हैं। इसके बाद मैंने खुद स्कूटी संभाली और रंजीत को पिछली सीट पर बैठाया। फिर पूरी स्पीड से मैं स्कूटी भगाते हुए घर की तरफ निकल गया। घर पर आकर मैंने ये बात अपने मम्मी पापा को बताई तो उन्होंने हम दोनों को बहुत डांटा। उन्होंने हमसे कहा कि वो रोड बहुत ही मनहूस है और दिन में भी वहाँ पर कई बार लोगों के साथ पैरानॉर्मल हादसे हो चुके हैं। पता नहीं तुम लोगों को क्या सूझा जो रात को वहाँ से घर आ रहे थे। इस घटना के बाद हमने उस रास्ते से जाना ही बंद कर दिया। दोस्तों, मैं माफ़ी चाहूँगा कि वीडियो थोड़ा लेट है और मुझे पता है कि ये वो स्टोरी नहीं है जो मैंने अपलोड करने के लिए कही थी, लेकिन समय की कमी की वजह से मैंने ये स्टोरी अपलोड कर दी है। और अगले संडे को मैं जापानी अर्बन लेजेंड्स के बारे में 2 स्टोरी लेकर आऊँगा जो कि बहुत ही अच्छी होंगी। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।